हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा कर रहे हैं जो अपने साइंस के मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और ये ऐसे 30 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ टफ क्वेश्चन भी इन्हें अपन कह सकते हैं। इसीलिए साइंस स्टूडेंट जो है उनको एक प्रकार से चैलेंज है कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई 20 क्वेश्चन भी कर देता है तो ये मानते हुए चलिए कि उसकी साइंस सब्जेक्ट पर पकड़ जो है वह बहुत ही अच्छी है। आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट्स में अपने नाम के साथ ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी उत्पन्न होती है ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसीज, एस्परजिलस, बेसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा अपना? फर्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसीज, इससे प्रतिजैविकी उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है या तरल का ताप जल की अपेक्षा कम है। ये चार ऑप्शन है, तो सोचकर अपना आंसर चुनिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है ना वह जल की अपेक्षा क्या है? अधिक होता है, जिसके कारण इससे एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर, धनायन तत्व बनता है जब, तो कब बनता है तत्व? है ऑप्शन, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें बताइए धनायन तत्व बनता है कब, जब कौन सी क्रिया होगी? तो सोचिए चार ऑप्शन में से। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन तत्व बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 4 नंबर, ईस्ट जो होता है उसमें कायिक जनन होता है कौन सी विधि से? मुकुलन, इकाइनिटस, एस्कोस्पोरस या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपना क्वेश्चन आंसर सोचिए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ, ईस्ट में कायिक जनन होगा मुकुलन के द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो वही रहेगा, अधिक छोटा हो जाएगा, अधिक बड़ा या गोलाकार? तो सोचिए अपना ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि आकार वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है? तो ऑप्शन देखिए, एक एक, एक दो, एक तीन या इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? मेरे को सबको पता है, आपने भी सोच लिया होगा। वो होती है एक, तीन होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह क्रमशः कितनी होती है? सॉरी, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर बताइए जल्दी से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं? तो वह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, यानी जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पानी का एक गिलास है, तो पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का स्तर बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, पानी का एक गिलास है, उसमें एक बर्फ़ का अपन टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या पानी के स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वह कम होगा या बढ़ेगा?
तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि बर्फ़ को अगर पहले ही अपन ने गिलास में डाला है तो उसने अपनी जगह कवर कर ली थी, स्तर बढ़ चुका था। अब वह लगातार पिघलेगा तो उसके स्तर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वह उतना ही रहेगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आपका ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया आपने? बिल्कुल राइट। अगर आपने बी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल राइट जा रहे हैं। बी ऑप्शन बीटा कण होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य होता है? घर्षण को बढ़ाना, स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, और मात्र सुविधा के लिए। तो पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल करेक्ट। अगर आप बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका सही आंसर होगा बी, यानी स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए बॉल बियरिंग काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, एफ्लाविस किससे बनता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एफ्लाविस जो बनता है वह बनता है कवक से। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कहलाते हैं? तो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से क्वेश्चन बताइए कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है कहलाते हैं। अगर आप इसका डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सही ऑप्शन होगा डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द? तो ऑप्शन देखिए, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से दक्षिण। तो बताइए जल्दी से कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द कौन सी दिशा में घूमता है? बिल्कुल सही। सी ऑप्शन जो होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, डबल रोटी का जो निर्माण होता है किस कवक के प्रयोग से किया जाता है? सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलिन, दोनों या कोई नहीं? तो डबल रोटी या ब्रेड के निर्माण में जो कवक काम में लिया जाता है बताइए जल्दी से कौन सा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकेरोमाइसिस, ए सही है। अगला क्वेश्चन, आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन किन्हें कहते हैं? समान प्रोटॉन संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियॉन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। आइसोटोन किसे कहते हैं? तो आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए फिर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण होता है? पानी की जो बूंदें होती है वह तेलीय पृष्ठ पर चिपकती नहीं, उसका कारण पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पृष्ठ तनाव, सेकंड आपस में मिल नहीं सकते, थर्ड आसंजक बल का अभाव, और चौथा दे रखा है तेल की अपेक्षा जल क्या होता है? हल्का होता है। तो अपने आंसर का चुनाव कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही। अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी, आसंजक बल का क्या होता है? अभाव होता है। सी ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स ज़रूर याद रखना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। चाहे आपके कितने भी सही हुए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप एक तरह से ये मान लीजिए कि आप एक आईना दिखाया जा रहा है। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मेरी तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि उन्हें अपनी तैयारी को देखने का पता चल जाए। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी सहचर्या होती है लाइकेन की? ऑप्शन फर्स्ट शैवाल जीवाणु, सेकंड शैवाल विषाणु, थर्ड शैवाल कवक, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लाइकेन का बताना है कि सहजीवी सहचर्य लाइकेन किसके साथ में जीवन यापन करता है? 4 ऑप्शन में से बताइए जल्दी से। तो अपने को पता है लाइकेन का निर्माण होता है शैवाल और कवक दोनों के सहजीवी साहचर्य से लाइकेन बनता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 18 नंबर का क्वेश्चन,
ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सम इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड समभारिक, थर्ड समस्थानिक और फोर्थ सम न्यूट्रॉनिक। तो अपने आंसर को गेस कीजिए जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर डी बता रहे हैं आप सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान आ रही है तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? जापान, चीन, अमेरिका या ग्रीस? जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर सोचिए, क्या होगा? सोच लिया? चलिए मैं बताता हूँ, ये थे ग्रीस। डी ऑप्शन, ग्रीस देश से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइसोटोप कौन सा होता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए ऑप्शन देखिए, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सभी? तो बताइए जल्दी से अपना आंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने वाला आइसोटोप, बिल्कुल सही सोचा आपने। बी ऑप्शन, कोबाल्ट 60 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन, आयतन के बराबर हटाती है, भार के बराबर, घनत्व के बराबर या पृष्ठभाग के बराबर। यानी कि किसके बराबर अगर वह पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यानी वह अपने आयतन के बराबर अगर जल हटाएगी तो नाव क्या हो जाएगी? डूबे जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा जैसे कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर सोचिए। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा, गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? यानी कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः कोई ठोस डूबा हुआ है और उसमें उछाल की मात्रा पूछ रही, उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना सही आंसर बताइए। बिल्कुल राइट, आपका सही आंसर होगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर डिपेंड करता है ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिसंचरण जो तंत्र होता है उसमें रक्त का थक्का बनता है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, Na24, CO60, AS74 और I131। तो इनमें से किसका उपयोग करते हैं? जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, सही आंसर होगा फर्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है, Na24। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन, न्यूटन, लुई पाश्चर, आर्किमिडीज या सभी? तो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है वह कौन है? आर्किमिडीज है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत भी दिए थे उत्प्लावकता से संबंधित। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या कार्बन? तो जल्दी से अपना आंसर बताने की कोशिश कीजिए। सोच लिया होगा आपने, तो मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा यूरेनियम। फर्स्ट ऑप्शन सही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला देखिए फिर 27 नंबर,
आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? पल्लवन नियम, समकोण त्रिभुज नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम या इनमें से कोई नहीं? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वह किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। तो आर्किमिडीज का नियम उत्प्लावन यानी कि पल्लवन नियम से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन और इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पेनिसिलिन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, पोलेनियम के समस्थानिकों की संख्या बताइए। तो वह कितनी है? ऑप्शन 15, 17, 32 या 27। तो चार ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। ऑप्शन को देखकर अपना क्वेश्चन सोचिए, आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पोलेनियम के समस्थानिक होते हैं 27। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले कहूँगा कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी बताए रहे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो मेरे कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और उपलब्ध करवाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी बेटर होती रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई तो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत या केपलर का सिद्धांत। तो यह नियम है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह इसमें बिल्कुल सही है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। आप कमेंट्स में बताइए कितने सही हुए। बिल्कुल सही सही बताना है, चाहे कम सही हो चाहे ज़्यादा सही हो, इसमें झूठ नहीं बोलना अपने को बिल्कुल भी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरे 30 में से इतने सही हुए। आप करके देखिए आपके कितने सही होते हैं। तो शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए ताकि उनकी तैयारी का भी आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।